एक चीज जो निवेश में मूल मंत्र है कि नो थीम लास्ट फॉर एवर। आई फील लाइक यूर समवन जिसने सक्सेसफुली काफी मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई किया है। राकेश झुनझुनवाला का भी मैं उदाहरण देती हूँ। ये उसको थोड़ी मालूम था कि सारा पैसा टाइटन क्रिसिल और लुपिन में बनेगा। एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, ऑल दीज केम क्लोज टू बैंकरप्सी मल्टीपल टाइम्स। ये लोग भूल जाते हैं। जो आप बोल रहे थे ना, कौन सा सेक्टर चलेगा या कौन सी थीम चलेगी। अगर आपको बहुत आसान रूल ऑफ थंब चाहिए तो वो थीम है जिसमें सबसे ज्यादा एनएफओज आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी मार्केट में आपका सुनेगा कौन। आप अमेरिका में आओगे तो ये सब लोग हैं जो 50-100 साल से कर रहे हैं, मेरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनली। आपका कौन सुनेगा? यू आर अ नोबडी। इन नो टाइम वी वर इन फोर्ब्स, फॉर्च्यून, बिजनेस वीक, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फ्रंट पेज, एवरीवेयर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द नेटवर्थ शो के एक नए एपिसोड में। मैं हूं शगुन और आज के गेस्ट को मैं उनकी अचीवमेंट से इंट्रोड्यूस करूंगी। उन्हें राजीव गांधी ने 8 गोल्ड मेडल्स अवार्ड करे फॉर हर एकेडमिक अचीवमेंट्स, क्योंकि उन्होंने एक 60 साल पुराने यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड को तोड़ा। उन्हें जेफ बेजोस ने एक ईमेल लिखा टू पर्सनली थैंक हर फॉर हर रिसर्च एनालिसिस। वो फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया की लिस्ट में फीचर हैं एंड हर कंपनी वाज द फर्स्ट एशियन फर्म टू गेट अ मेंबरशिप ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दवीना मेहरा से, जो एक ऑथर और चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एट फर्स्ट ग्लोबल। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। So we'll start with this. Hi ma'am, how are you? फाइन, थैंक यू। And how are your markets? क्या लगता है मार्केट? जो क्वेश्चन हमेशा किसी भी पार्टी में, किसी भी पॉडकास्ट, किसी भी इंटरव्यू में आता ही है। तो एक्चुअली एक समय पर मार्केट देखने की बजाय आपको देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए ओवरऑल मार्केट में। और उसमें एक चीज तो जो एसेट एलोकेशन में कहती हूँ, इसलिए 100% कभी भी इक्विटी में नहीं रही है। लेकिन अभी भी ऐसा माहौल है कि जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है वो आपको निवेशित ही रहना चाहिए। अभी ये समय नहीं है कि आप मार्केट से बाहर हो जाए, क्योंकि एक रिस्क हम लोग सबको, एक खतरा सबको समझ में आता है कि बाजार में निवेशित रहेंगे तो लॉस हो सकता है, भाव घट सकता है। लेकिन एक खतरा और भी होता है निवेशित ना रहने का, और उसके लिए ये सबसे बड़ा आंकड़ा है कि जब से सेंसेक्स शुरू हुआ 40-45 साल हो गए, उसमें अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर देते हैं तो 10 दिन लगता है, 40 साल में 10 दिन से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका 2/3 रिटर्न चला जाता है। तो आपका 100 रुपया जो 75,000 होना चाहिए था लेटर से, वो 25,000 ही हुआ, सिर्फ 10 दिन के कारण। सिर्फ 10 दिन के कारण। तो जब आपके मन में ये प्रश्न आता है कि बाजार से निकल जाना चाहिए, ज्यादातर वो समय होता है जब आपको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि ये जो 10 सबसे अच्छे दिन कब आए, ये तेजी में नहीं आते हैं। ये तब आते हैं जब मन में प्रश्न है, डर है, अनसर्टेनिटी है। आई हैव ऑफन हर्ड यू सेइंग कि होम कंट्री बायस जो है वो नहीं रखना चाहिए, यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड ओवरकम इट। एंड आई फील लाइक इंडियंस आज भी बहुत रिलक्टेंट है टू इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स। यू डिड इट बिफोर इट वाज कूल, सो वे बिफोर इट वाज कूल, राइट? तो टॉक टू मी अबाउट दिस कि आपको 20 साल 25 साल पहले से कौन सी अपॉर्चुनिटीज दिखी इन ग्लोबल मार्केट्स that right now most Indians are finding about them right now? कि सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बता दूं। तो क्यों ग्लोबल गए, तो ये आपके ज्यादातर जो दर्शक हैं उनके लिए तो ये इतिहास की बात हो गई कि लगभग 25-26 साल पहले एक एशियन क्राइसिस नाम की चीज हुई थी जी। तो आजकल जैसे लोग बोलते हैं कि भारत ही अगर जीडीपी में सबसे अच्छा ग्रो कर रहा है तो मैं और कहीं क्यों देखूं। तो जो 90 का दशक था उसमें कौन से देश सबसे अच्छा कर रहे थे, वो थे एशियन टाइगर। और क्या हुआ, वो एशियन टाइगर्स में एक साल में, वो 97 से 99 में एक साल में करेंसी गिरी, मार्केट्स गिरी। ताइवान 50%, इंडोनेशिया 90%, बाकी ये सब थाईलैंड, साउथ कोरिया, फिलीपींस वगैरह 50 और 90 के बीच में। तो मेरे लिए वो एक तरह से लाइट बल्ब मोमेंट थी कि ये खतरा है अगर खाली एक देश में आप निवेशित हैं। और जिस समय मैं सिटी बैंक में काम करती थी, 6 महीने इंडोनेशिया में भी काम किया था, तो लगा कि आज इंडोनेशियन होते तो 90% नेटवर्थ गई थी। वो एक था। दूसरी चीज बोर्डम। मैंने कहा कब तक वही स्टॉक्स करते रहेंगे, वो बजाज ऑटो, इन्फोसिस, HDFC, HPCL, BPCL तब भी कर रहे थे, आज तक भी हैं वो लिस्ट पे, तो अब कुछ और किया जाए। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बाजार में रहने का या इस करियर में रहने का लर्निंग है जी। और ये मैं आपको कहूँ, उस समय किसी ने भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि उस समय ऑफ कोर्स आई वाज नॉट एन एसेट मैनेजर। हम लोग
ब्रोकर थे और कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, एंड हमारे क्लाइंट्स जो थे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे. दिस इज सिटी बैंक. No, this is my own Global. business. Yes, First Global. So, वो 90 के दशक में we had become very good and very large institutional brokers, primarily catering to foreign institutional investors. तो जब ये ख्याल आया दिमाग में तो उनसे बात करी. ये सब दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस, उसमें आपकी दोस्ती हो जाती है. क्लाइंट तो होते ही हैं, पर वो तो होते होते दोस्ती हो जाती है. तो ये जितने भी दिग्गज लोग दुनिया के बाजारों के थे, उनसे पूछा कि ग्लोबल जाना है. उन्होंने कहा कि आप फिलीपींस, थाईलैंड एक आध ऐसा मार्केट ऐड कर लीजिए. इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर वही है, आपको थोड़ा बिजनेस वहाँ से भी मिल जाएगा. मैंने कहा उसमें क्या मजा है छोटी मोटी मार्केट ऐड करके, मुझे बड़ी मार्केट ऐड करनी है. उन्होंने कहा कि बड़ी मार्केट में आपका सुनेगा कौन, आप अमेरिका में आओगे तो ये सब लोग हैं जो 50-100 साल से कर रहे हैं, मेरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सिटीकॉर्प, आपका कौन सुनेगा, यू आर अ नोबडी. देखते हैं अपने कोई आता है कि नहीं करना. अपने को लगता है सिक्योरिटीज रिसर्च आता है, तो आता है कि नहीं, जाके देखते हैं बड़े मैदान में क्या होता है. तो 1999 में फर्स्ट ग्लोबल became the first Asian member of the London Stock Exchange. मतलब other than the Japanese, no Asian firm had gone west. तो 1999 में LSE और NSD का मिलते मिलते मेरे ख्याल बिगनिंग 2001 हो गया था, साल सवा साल और लगा. तो ये दोनों बाजार बड़े में, और उसके बाद खाली जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल था, खाली यूके और यूएस ही नहीं, यूरोप और इवन चाइना, जापान के भी बड़े स्टॉक्स हम लोग कर रहे थे तब से. और उसमें जो सबसे ज्यादा संतोषजनक बात लगी मुझे कि भारत में तो ये भी है कि आप जर्नलिस्ट को जानते हो या एडिटर को जानते हो, वहां तो आप किसी को जानते नहीं थे. एक तरह से खाली आपका काम, रिपोर्ट उनको मेल हो रही थी, चाहे फिजिकल में या ईमेल में. कुछ टाइम नहीं लगा, इन नो टाइम वी वर इन फोर्ब्स, फॉर्च्यून, बिजनेस वीक, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फ्रंट पेज, बैरन्स, एवरीवेयर, जस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क. तो दैट वाज द ग्लोबल मोटिवेशन. बट उस समय ऑफ कोर्स यू कुड नॉट इन्वेस्ट ग्लोबली एज एन इंडियन. इंडियन रेजिडेंट के लिए आप लोग के दर्शकों को हंसी आएगी कि मैंने जब काम भी करना शुरू किया, उसके बाद मेरे ख्याल 5-7 साल और भी निकल गए थे. तो आप अगर देश से बाहर जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, तो आप खाली $500 ले जा सकते थे, वो भी 3 साल में एक बार. अगर 3 साल में आप दूसरी और तीसरी बार जा रहे हो तो हर बार $20 लेके आप फ्लाइट पे चढ़ते थे. $500 में क्या होता है? तो वो वही ना, तो तब से वो माइंडसेट बना हुआ है कि हम बाहर निवेश नहीं कर सकते. वो अंदर ही देखने का जो है. अब तो लिमिट बहुत जेनरस है, जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS है RBI की, उसमें आप $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर, मतलब कि अगर आप 4 लोगों का परिवार है तो आप 8.5 करोड़ रुपया हर साल भेज सकते हो. मतलब बेसिकली आपका जितना मन है उतना भेज सकते हो. लेकिन अभी भी होम कंट्री बायस अब थोड़ा सा लोग बोलने लगे हैं. अभी साल भर पहले तक किसी ने ये शब्द भी नहीं बोला था. अब मैं देखती हूँ जो फंड मैनेजर्स ने पिछले साल बोला था कि हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में कहीं भी ग्लोबल निवेश नहीं है. अब सडनली उनकी कहानी बदल गई है, क्योंकि अब वो ग्लोबल प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हैं या लॉन्च किया है. तो ये, लेकिन ग्लोबल कंपनीज को समझना इतना आसान नहीं है. बहुत कॉम्प्लेक्स कंपनी होती है. कंपनीज का लिस्ट ही इतना बदलता रहता है. मतलब आप 25 साल पहले या 22-23 साल पहले देखें तो जो टेक मेजर्स जो यूएस का होता था, उसका मतलब होता था IBM, मोटरोला, सिस्को, डेल. अब तो टेक मेजर्स का मतलब ही कुछ और है. आई डोंट थिंक सो उनमें से कोई भी नाम टेक में अभी फिलहाल टॉप है. खाली एक ही कॉमन नाम है तब से अब तक, माइक्रोसॉफ्ट जी. उसके अलावा और कोई नाम कॉमन नहीं रहा तब से अब तक. सिस्को एक जमाने में दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी होती थी. सिस्को. I don't think so it's even in the top 10 right now. Yes. Wow. So that is the whole point, that all these lists change, और as I said companies are complex. So इसलिए वो नाम ग्लोबल करना आसान होता है, लेकिन वो समझना इतना आसान नहीं होता. लेकिन फैक्ट तो ये है कि भारत का जो मार्केट कैप है वो दुनिया के मार्केट कैप का 5% भी नहीं है. तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपका 80-90-100% इन्वेस्टमेंट यहीं का यहीं हो. और एक तरह से आप देखें तो आपका एक्सपोजर ऑलरेडी भारत में ज़्यादा है, क्योंकि आपका घर यहाँ है, करियर यहाँ है. तो एटलीस्ट जो आपका पोर्टफोलियो है वहाँ दुनिया में और जगह भी निवेश करना बेहद ज़रूरी है. और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला कि पूरा 10 से 20 का दशक आप देख लीजिए तो आपको डॉलर में रिटर्न ही नहीं आया. तो
तो कभी भी आप वही जो बोलते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो एक वो चीज़ आपको मतलब बचपन से माँ बाप ने भी बोली है, तो वही एक वो चीज़ है। दूसरा मैंने कहा जैसे इतना बड़ा रिस्क तो वो एशियन क्राइसिस का था, लेकिन वैसा ना भी हो जी। तो जब मैंने काम करना शुरू किया था तो डॉलर 12 रुपया था। इन द कोर्स ऑफ लेस देन अ करियर आपका 90% डिप्रिसिएशन हो गया। तो जब आप प्लान कर रहे हो, जो बोलते हैं ना कि आपका क्या गोल्स हैं, तो 10 साल 20 साल 30 साल बाद का जब आप प्लान कर रहे हो, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस कि रुपया डिप्रिशिएट करता है। और इसीलिए हमारी दादी नानी गलत नहीं थी, वो सोना खरीदती थी, क्योंकि उस समय आपको जो रुपए को हेज करने का वही एक तरीका था, वही एक तरीका था कि आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डॉलर एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। उस समय खाली सोना ही डॉलर एसेट था जी। तब आप बाहर की इक्विटी मार्केट्स में या डेट मार्केट्स में नहीं निवेश कर सकते थे, लेकिन सोने में निवेश कर सकते थे जी। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। तो अगर इसको सुनने के बाद कोई इंस्पायर होता है कि भाई मेरे को तो ग्लोबल एक्सपोजर लेना है, जी, कैसे करना चाहिए? बिकॉज मुझे भी नहीं समझ आता, एंड आई वर्क इन फाइनेंस एंड आई स्टिल फाइंड इट रियली कंफ्यूजिंग कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक स्टॉक खरीदा इंडिया में, मैं समझती हूँ कि उसका पूरा प्रोसेस कैसा है, राइट? उसका टैक्सेशन कैसा है, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट मुझे ऐसा लगता है दैट इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल इक्विटी। तो हाउ डज दैट वर्क? एक्चुअली टैक्सेशन तो प्रीटी मच सेम ही है, Okay. उसमें तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये ज़रूर आपने जो कहा कि ग्लोबली आप कहाँ निवेश करें, एक तो वो है, दूसरा ग्लोबल का मतलब खाली अमेरिका नहीं है। ट्रू, नहीं बिकॉज तो आई थिंक मोस्टली इट्स जस्ट यूएस स्टॉक्स दैट्स हाँ, Amazon. और पीपल थिंक कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपने नैस्डैक का कोई इंडेक्स या फंड खरीद लिया, या S&P का खरीद लिया, या फिर जो आपको 6-7 स्टॉक का नाम मालूम है, जैसे आपने बोला अमेजोन टेस्ला वाले, या फिर 2-3 चाइनीज स्टॉक का नाम मालूम है। बहुत सारे फंड्स भी इसी बेसिस पे काम कर रहे हैं कि वही जो आपको 8-10 चीजें मालूम है उसी में निवेश करें। लेकिन एक चीज जो निवेश में मूल मंत्र है कि नो थीम लास्ट फॉर एवर। कोई भी थीम हमेशा नहीं काम करती है, ना देश के हिसाब से, या बाजार कौन सा चल रहा है, कौन सा एसेट क्लास चल रहा है, या कौन सा सेक्टर चल रहा है। Now that we're talking about sectors and you said कि no theme lasts forever. जी, What are the themes that you think will last for the next 10 years? What are the sectors that are exciting you now? यही तो नहीं मालूम रहता, यही तो मैं बात कह रही हूँ। But- किसी को भी, किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है, ये क्रिस्टल बॉल नहीं है कि 10 True. साल में को क्या होगा। True. और एक चीज और भी रहती है, मतलब ये जो होता है ना 10 साल वाली बात, उसमें होता है कि नई टेक्नोलॉजी कौन सी सक्सीड करेगी। अब इतिहास आपको क्या बताता है? एक तो है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सक्सीड करेगी, ये किसी को नहीं मालूम। अभी एक टेक्नोलॉजी कॉलम लिखते थे, वो रिटायर हुए 40 साल के बाद, और उन्होंने लिस्ट बनाई कि कितनी सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में इतनी हाइप हुई, बड़ा ग्रैंड लॉन्चेस हुए, वो गूगल ग्लासेस से लेके एप्पल कार्स तक, 3D टेलीविजन, कितनी चीजें, और जो गई गड्ढे में, या फिर बहुत हार्डली कुछ हुआ उनका। वो तो एक कैटेगरी ये हुई। बट समझ लीजिए कोई टेक्नोलॉजी सक्सीड भी कर जाती है। अब जो आप 20वीं शती को देखिए, तो कौन सी 2 टेक्नोलॉजी हैं जिन्होंने पूरा जिस तरह से इंसान रहता है उसको बदल दिया। क्या है? ऑटोमोबाइल्स और एविएशन। और दोनों में दे हैव बीन अ ग्रेवयार्ड ऑफ कंपनीज। उसमें निवेशकों ने पैसा नहीं बनाया, ना कार ऑटोमोबाइल्स में, ना एविएशन के किसी भी कैटेगरी में। तो ये सच्चाई है। तो टेक्नोलॉजी कौन सी सक्सीड करेगी, कितने दिन लगेंगे सक्सीड करने में, ये भी एक अलग चीज होती है। आई मीन लोग सोचते हैं रिन्यूएबल कोई बहुत नई चीज है। इलेक्ट्रिक कार पहली भारत में लॉन्च हुई थी 23 साल पहले। 90 के दशक में मैं जाके रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी से मिलती थी। तो कितना समय लगेगा कोई टेक्नोलॉजी को सक्सीड करने में, उसमें कौन सी वाली पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सक्सीड करेगी। जैसे अगर क्लीन कार्स को भी देखें तो उसमें भी कितनी तरह की हैं। अब टेक्नोलॉजी उसमें कौन सा सक्सीड करेगा, उसमें कौन सा प्लेयर सक्सीड करेगा, और उस सक्सीड भी हो गया जैसे मैंने बोला ऑटोमोबाइल्स और एविएशन में, तो निवेशक का पैसा बनेगा या नहीं। तो ये सब तो वो होता है हाइंडसाइट में। आपने बोला कि हाँ इस चीज में 20 साल पहले निवेश कर लिया होता तो अब ये होता, लेकिन 20 साल पहले आप खाली उसी में निवेश नहीं करते, बहुत चीजों में करते। मतलब हाल फिलहाल में अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर ही लाया था कि मेरी मम्मी चंडीगढ़ में है, उन्होंने 20 साल से अपना पोर्टफोलियो नहीं देखा, ये देखिए पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है आप देखिए। तो उसमें क्या क्या था, DSQ सॉफ्टवेयर, पेंटा मीडिया, NEPC, माइकॉन, वो जो
2000 वाले जो टेक बूम में फालतू स्टॉक्स चले थे वो सब थे। एक समय जो ब्लू चिप होता है वो आगे जाके ब्लू चिप नहीं रहता। तो किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है। मैं जैसे बोलती हूँ कि राकेश झुनझुनवाला का भी मैं उदाहरण देती हूँ, उनसे जब मिलो राकेश कोई अलग अलग स्टॉक्स की बात करते थे। ये उसको थोड़ी मालूम था कि सारा पैसा टाइटन, क्रिसिल और लुपिन में बनेगा। जी जी। तो वो किसी को नहीं मालूम रहता आई कि थिंक वो बन गया, बट शायद उनको भी नहीं पता हाँ, था कि मतलब होगा। किस में बनेगा ये आपको कभी नहीं मालूम रह सकता। तो इसीलिए जब आप जो निवेशक हैं, कम से कम आपको सोच समझ के, ये भी नहीं कह रही हूँ मैं कि ऐसे ही जो मन में आया वो, बट सोच समझ के भी आपको 25-30 स्टॉक लेने पड़ेंगे अक्रॉस इंडस्ट्रीज। उसमें से भी आप कम से कम नहीं तो 5-7 तो ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ही कुछ भी ऐसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था, उससे आपको निकलना पड़ेगा। कुछ आपको नॉर्मल रिटर्न देंगे, और अगर आप का लक अच्छा रहा, आपकी किस्मत अच्छी रही, तो हो सकता है 2-3 मल्टी बैगर निकले। लेकिन पहले से नहीं मालूम रहेगा कि कौन से मल्टी बैगर है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई तो एक निवेशक होता, कोई तो एक फंड मैनेजर होता जिसके 100 नहीं तो 50% पिक्स मल्टी बैगर होते। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ है। राइट राइट। और किसी के पास किसी कंपनी की, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 10-15 साल की ट्रेजेक्ट्री नहीं है। आप इसी से, मैं ये डेटा पहले भी मेरी किताब में भी है कि अभी 4000 4,500 स्टॉक्स ट्रेड होते हैं भारतीय बाजारों में। उसमें आप किसी भी स्टॉक का आप रिसर्च रिपोर्ट किसी एनालिस्ट का देख लीजिए, क्या दिखाते हैं, इतना ग्रोथ प्रॉफिट में अगले साल होगा, उससे अगले साल 10%, 15%, 7%, जो भी 5-7 साल ये रहेगा। उसके बाद अगर टर्मिनल वैल्यू, अगर वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसके बाद टर्मिनल वैल्यू मतलब आउट इनटू इटर्निटी इतना ग्रोथ रहेगा। आपको पूरी हमेशा ग्रोथ ही रहता है ना, कभी कोई डिक्लाइन तो नहीं होता है किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में। लेकिन 10 साल जो कि बहुत लंबा समय नहीं है, ये जो 4,500 स्टॉक्स हैं, इसमें से कितने स्टॉक्स हैं, बहुत सिंपल टेस्ट है। ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि हर साल 5% या 10% ग्रो किया, अर्निंग डिक्लाइन नहीं आया। 10 साल में एक भी बार अर्निंग डिक्लाइन नहीं आया। तो आप बताइए ये 4,500 स्टॉक्स में कितने स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें एक साल भी अर्निंग डिक्लाइन नहीं आया है, बार एज लो एज दैट। लेट मी गेस। आई मीन आपने, because you've already said the context, so I'm going to go with like a very low number. Let me say like, I don't know, 30 stocks that have. हाँ, so 17 था। 17? हाँ, 17. So we've done this exercise 10 years ago, 15 years ago, 20 years. तो कभी मतलब 17, कभी 22 है, कभी 25 है, उसी रेंज में होते हैं। बट 4000 में से 17 स्टॉक्स। तो आप इसी से पता लग रहा है ना। तो किसको मालूम है। और 20 साल विदाउट अर्निंग डिक्लाइन एक ही कंपनी है, HDFC बैंक। और पीपल से HDFC बैंक आपका बहुत बढ़िया पिक था, 1996 का पिक था। पर ये मैं नहीं कह सकती कि मुझे मालूम था कि यहाँ 25 साल ये ट्रेजेक्टरी रहेगी। वो तो आदित्य पुरी को भी नहीं मालूम था, या मतलब जेफ बेजोस को भी नहीं मालूम था जब अमेजोन हमने 2001 में पिक किया था कि ये ट्रेजेक्टरी रहेगी। वो किसी को नहीं मालूम रहता। एट द मोस्ट जिस समय आप रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक दुगना हो जाएगा या तिगुना हो जाएगा। उससे आगे का विजिबिलिटी किसी को नहीं रहता है। और कई बार तो कंपनीज का आपको लगता है कि ऐसा स्मूथ चला है, लेकिन स्मूथ होता नहीं। आप टाइटन को ही ले लीजिए। मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी टाइटन के CEO की किताब, द तनिष्क स्टोरी। सो द बिग टेक अवे फॉर मी वाज कि कंपनी ऐसे ऐसे गई। मतलब कितनी बार यहाँ तक बात आई कि ये ज्वेलरी बिजनेस को बंद ही कर देना चाहिए, नहीं चल पाएगा। मतलब 2-3 बार तो इतना क्राइसिस उस लेवल का था। वो तो था कि टाटा ने कहा ठीक है 6 महीना और देख लो, 1 साल और देख लो, और चल गया। लेकिन किसी को ये थोड़ी मालूम था 20 साल पहले कि हाँ ये इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा और स्टॉक में इतनी कंपाउंडिंग मिलेगी। तो ये तो सब बाद की फालतू की बातें होती है जी। बट आपने मेंशन किया जेफ बेजोस, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू मी। एंड आप कह रहे हो कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती एंड ऑल दैट, बट आई फील लाइक यूर समवन जिसने सक्सेसफुली काफी मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई किया है। HDFC लाइक यू सर, आपने तो IPO पे ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया। IPO से 1 साल बाद की अपनी रिपोर्ट है। ओह वाओ। तो आपने उस टाइम पे वो कर लिया। जेफ बेजोस का वो बड़ा, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, एंड आई लेट यू टॉक टू मी अबाउट दैट। टेल मी इन डिटेल वो एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट आई फील लाइक यू डोंट हैव 100% एक्यूरेसी, बट आपके पास कोई सिस्टम है टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग पिक्स फॉर योरसेल्फ। तो आफ्टर यू टेल मी दैट स्टोरी, कैन वी टॉक अबाउट आप कैसे साइंस identify करते हो to make sure that okay, this is a stock that qualifies for you? Okay, so Amazon was 2001, so after the tech crash,
एंड दैट वाज अ टाइम कि जो जितने भी बुल्स थे अमेजोन के, मैरी मीकर नाम की एक वहाँ बड़ी फेमस एनालिस्ट थी, उन्होंने मतलब शी हैड बीन प्रमोटिंग अमेजोन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन शी रोट अ रिपोर्ट से द टाइटल वाज थ्रोइंग इन द टॉवल ऑन अमेजोन की, मतलब आई एम आल्सो गिविंग अप ऑन अमेजोन. बिजनेस वीक ने कवर स्टोरी की थी कि इज अमेजोन गोइंग बस्ट. Or in that same week, we had not just a buy, we had a strong buy on the stock at $15, which split adjusted is 75 cents. Okay. So, and Jeff Bezos wrote us an email saying thanks for the support because nobody on Wall Street had a buy except us. Yeah. And that I always say was a pure numbers call because 2000 का जो last quarter था, for the first time they made substantial cash flow. It could $240 million, something like that. Almost $250,000 का cash flow था. And we spoke to them. We said we don't want the future का statements, but ये आप बता दीजिए कि calculation ठीक है ना, इतना cash flow बना है ना. तो said yes. So we said like now for the first time there is no danger of their going bankrupt. The first time they are actually out of the woods. Yeah. So HDFC Bank, I always say, it was a plus call. Amazon was only a numbers call. HDFC Bank was also a call on the people. Because banking ultimately is about people because it is about risk. और बाहर से आपके पास किसी भी बैंक का बुक नहीं होता कि उसने किसको लोन दिया है, उसमें से देयरफॉर कितना रिस्क है या डेंजर है. तो आपको खाली बेट लेना होता है कि ये मैनेजमेंट ठीक से रिस्क मैनेज करेगी या नहीं. जी. And again, like, can we go back and talk about the signs that you look for कि you know, वो चेकलिस्ट अगर हम एक बना पाए. हाँ, देखिए, एक तो होता है, एक सबसे बड़ी चीज जो निवेशकों को करनी चाहिए, मैंने इस बारे में किताब में भी लिखा है कि आपको खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट के बाहर जाना चाहिए. कि अधिकतर ये आपको जितनी एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस मिलेगी कि सेल्स का ग्रोथ इतना हुआ, मार्जिन को ये हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ इतना हुआ, और कंपनी को भी मालूम है कि अधिकतर लोग यही देख रहे हैं. तो जब भी फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको इनकम स्टेटमेंट में आने के पहले बैलेंस शीट और कैश फ्लोज में नजर आएगी. क्योंकि होता क्या है, सपोज आपका माल नहीं बिक रहा है तो आप बोलोगे ले लो माल, थोड़ा क्रेडिट ज्यादा दे देते हैं ना. तो अभी पहले आप 30 दिन में पेमेंट करते थे, अब 90 दिन में कर लीजिए. तो रिसीवेबल्स में आपको नजर आएगा कि, और कैश फ्लो में नजर आएगा. तो अक्सर प्रेशर पहले वहां नजर आता है. तो इसलिए रेशियोज देखिए, कैश फ्लो देखिए, और रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये देखिए कि कहाँ किस लेवल पे है और डायरेक्शन क्या है, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं. हो सकता है कभी कभी किसी कारण से भी होता है कि जैसे अगर नया प्लांट लग रहा है तो वो आपका एसेट बेस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आने में 2-3 साल लगेंगे, तो वो हो सकता है. लेकिन अधिकतर आपको इन सब चीज़ों से ठीक इंडिकेशन मिलता है. अब तो हम लोग एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सिस्टम यूज करते हैं, तो उसमें तो हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स साथ में देख सकते हैं. लेकिन मैं बोल रही हूँ इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको देखना है तो एटलीस्ट इतनी सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि कैश फ्लोज में क्या हो रहा है, रेशियोज कहाँ हैं, और इनकम स्टेटमेंट के बाहर जाना पड़ेगा. एक चीज और मैं कहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ मेरा ये क्राइटेरिया है, ये मैं 4 या 5 या 6 रेशियो देखती हूँ. लेकिन आप असल में उनके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो वो उसमें वो सब क्राइटेरिया ही मीट नहीं हो रहा होगा. क्योंकि आपने खरीदा कैसे है कि टीवी पे किसी ने बोल दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने रेकमेंड किया, किसी दोस्त ने पार्टी में बता दिया. तो जो भी आपका क्राइटेरिया है या सिस्टम है, कम से कम उस पर अमल करिए. राइट. और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट रखिए, स्टॉप लॉस रखिए. एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं हो, क्योंकि आपने अगर 20 स्टॉक भी लिए हुए हैं लेकिन 3 ही सेक्टर में हैं तो वो 3 स्टॉक की तरह ही मोटा मोटा चलेंगे या गिरेंगे. ये एक सेक्टर के स्टॉक अधिकतर ऊपर नीचे साथ में ही जाते हैं. तो वो बेसिक इतना भर रिस्क मैनेजमेंट करिए. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हमेशा कहती हूँ, वो कई बार मैं तो सरप्राइज रही कि इवन जो प्रोफेशनली इन्वेस्ट करते हैं, कई लोगों ने स्टॉप लॉस को ऐसा सोचा ही नहीं था. जैसे आपने 25% स्टॉप लॉस निर्धारित किया, तो अब आपने 50 रुपये पे कोई स्टॉक लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका स्टॉप लॉस 37.5 पे फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है. तो आप 50 से सपोज, और दूसरी बात है ये मत कहिए कि 50 पे लिया है, 100 हो जाएगा या 125 हो जाएगा तो बेच दूंगी, बिकॉज फिर आप मल्टी बैगर्स से निकल जाएंगे. तो अगर आपका 50 से 100 हुआ, फिर 90 हुआ, रहिए, 150 हो गया, वहां से 135 हुआ, बैठे रहिए, फिर 200 हुआ. 200 से जब वो 150 वापस आया, दैट मीन्स वो स्टॉक
25% ऊपर से गिरा, तब आप निकल जाइए। होगा कई बार कि उसके बाद फिर चल जाए, लेकिन ऑन द होल अगर आप ये डिसिप्लिन रखेंगे, ये अनुशासन रखेंगे, तो ऑन द होल इट विल हेल्प योर पोर्टफोलियो। मैम, आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में यू टेक इट अ स्टेप फर्दर, यू टॉक अबाउट डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस कंट्रीज. सो आई थिंक उसको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाता है, सिंप्लीफाई इट अ बिट, एंड कैन वी टॉक अबाउट हाउ टू डाइवर्सिफाई द राइट वे अक्रॉस एसेट क्लासेस. सो कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि आई एम यंग, मतलब 25 साल की हूँ, अच्छा जॉब है, सो 100% इक्विटी में डालना चाहिए क्या? सो 100% इक्विटी में कभी नहीं डालना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। ओके. इक्विटी में वो पैसा होना चाहिए जो आपको कम से कम 8-10 साल हाथ नहीं लगाना हो। निर्णय करने के पहले कि कहाँ एसेट एलोकेशन है, आप पहले पता करिए कि आपकी प्रेजेंट एसेट एलोकेशन क्या है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर मैं हूँ। जैसे गूगल मैप में आप खाली डेस्टिनेशन नहीं डालते हैं, आप डालते हैं कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो पहले ये देखिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं और फिर कहाँ होना चाहिए। और उसके लिए वो सब है कि हाँ 10 साल बाद इतना पैसा चाहिए, 20 साल बाद वो चाहिए, रिटायरमेंट तक ये चाहिए, उस हिसाब से फिर आप एलोकेशन शुरू करिए। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि बोलेंगे कि ये अभी तक तो हमने फिक्स डिपॉजिट में किया, कभी इक्विटी भी नहीं की, पर अब सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़ के डे ट्रेडर बन जाएं या क्रिप्टो ट्रेडर बन जाएं। ये ट्रेंड है. हाँ, या तो कॉलेज के बाद नौकरी नहीं मिली तो यही शुरू कर देते हैं, या रिटायर हो गए तो अब ये करते हैं। आइदर अगेन बोथ एंड्स पर। So don't be at extreme ends of the risk spectrum. You can't only save and not invest. And therefore अगर आप फिक्स डिपॉजिट में, जैसे अगर आप 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में हर साल करते हैं या बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 30 साल में 75 लाख इकट्ठा होगा। अगर आप मल्टी एसेट नॉट वेरी हाई रिस्क 9-9.5% कंपाउंडिंग पे जाते हैं तो आपको लगभग 1.7 करोड़ होगा। अगर आपने थोड़ा इक्विटी ओरिएंटेड रखा, 12-13% कंपाउंडिंग आपको मिली, तो वो 1 लाख हर साल का 30 साल में आपको 3 करोड़ हो जाएगा। तो वो 75 लाख और 3 करोड़ का फर्क है। तो इसलिए एकदम एक्सट्रीम एंड पे नहीं रहना है कि बिल्कुल ही रिस्क नहीं लें या बहुत अधिक रिस्क लें। तो आपके खून पसीने की कमाई है, उसको ज़रा ध्यान से करिए। तो ये है। और ऑफ कोर्स ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी करिए और विद इन इक्विटीज भी डाइवर्सिफाइड रहिए। एक सेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा स्क्यूड नहीं रहिए कि सेक्टर अच्छा भी लगता है तो ये नहीं कि आपका 40% निवेश वहीं पर है। जब हम अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं, आई फील है कि कभी कभी ना IPOs आए दिन कुछ ना कुछ आ रहा है. देयर आर सो मेनी NFOs आर कमिंग आउट एवरी डे. बिल्कुल सेक्टर बेस्ड नीश, बिल्कुल काफ़ी प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं. When I look at it, obviously when they're marketing it, they say कि इसका whatever projected performance is XYZ%, इतना return. So it's very natural for me to be like कि oh maybe I should invest. And ये कर करके I've realized that सैटेलाइट पोर्टफोलियो का जो कॉन्सेप्ट है, नए इन्वेस्टर्स में जिनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है नहीं, बट उन्होंने भी बहुत नीश प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? शुड वी बी कॉम्प्लिकेटिंग आवर पोर्टफोलियोज लाइक दैट, या सिंपल साधारण भी चलेगा? आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय सैटेलाइट पोर्टफोलियो, वो मुझे मालूम नहीं है फ्रेज क्या है। बट जहाँ तक आपने NFO का नाम लिया, मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आपको, जो आप बोल रहे थे ना, कौन सा सेक्टर चलेगा या कौन सी थीम चलेगी फॉर दैट मैटर, अगर आपको बहुत आसान रूल ऑफ थंब चाहिए कि कौन से थीम का पीक हो रहा है, वो थीम है जिसमें सबसे ज़्यादा NFOs आ रहे हैं। 25 साल का डेटा देख लीजिए, हर सेक्टर का NFO आता है। अगर सेक्टर या जैसे स्मॉल कैप या इस तरह की भी कोई थीम है, तो अगर ऐसे है तो जब वो पीक होने से जस्ट पहले वो आता है, चाहे वो डिफेंस हो, स्मॉल कैप हो। और 20-25 साल पहले भी आप देखिए IT फंड्स कब आए, फार्मा कब आए, वो ऑलवेज क्लोज टू द पीक ऑफ दैट थीम। एंड इसका कारण बहुत आसान है। इसका कारण क्या है कि ये जब चल जाता है वो थीम्स, तब सड़क पे हर एक को मालूम है, तब फोमो फीलिंग आती है कि मेरे दोस्त ने पैसा बना लिया, मैं छूट गई। और AMC को ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है कि ये थीम चल चुकी है, लेकिन उस समय पैसा इकट्ठा करना आसान होता है, एसेट्स गैदर करना आसान होता है। तो वो AMC के लिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए अच्छा है, ज़्यादा एसेट गैदर हो जाएंगे, ज़्यादा फीस बनेगी। निवेशक के लिए हमेशा ही लगभग वो खराब निर्णय होता है। जी।
और मुझे एक बार पीछे किसी ने लिखा था कि मैडम आप NFO आप थीमेटिक फंड्स के अगेंस्ट बोलती हैं, लेकिन देखिए एक मैं नाम नहीं लूंगी किसका था, बट एक टेक्नोलॉजी फंड था। आप देखिए 2003 में 2 रुपए का भाव था, 20 साल में इतना कंपाउंड नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 2003 में 2 रुपए का भाव था ना, देखो लॉन्च कब हुआ था। लॉन्च टू परफेक्शन। वो जो वर्ल्ड वाइड टेक क्रैश हुआ था जी, उससे एक हफ्ता पहले वो बंद, वो मतलब खत्म हुआ वो इशू। मैंने कहा 2.5 साल में वो 10 का 2 हो गया। वो तो जो इनिशियली जिसने NFO में इन्वेस्ट किया वो तो 80% डाउन था, अब आप 2 से मुझे कंपाउंडिंग बता रहे हो। तो इसलिए हमेशा NFO का वही, मतलब पिछले साल की बात है, एक डॉक्टर आई थी घर पे, उन्होंने बोला मैंने कभी, मतलब वैसे ही सोशली आई थी, तो वो बोले कि मैंने कभी इक्विटी में निवेश किया नहीं है, म्यूचुअल फंड में भी नहीं, तो क्या ख्याल है कि डिफेंस थीम में पैसा डालूं क्या? मैंने कहा जब बात आप तक पहुंच गई, जिन्होंने कभी इक्विटी में निवेश भी नहीं किया, तो आप समझ लीजिए वो थीम खत्म है। सच में अगर हर कोई जा रहा है तो कोई गड़बड़ है। नहीं मतलब वो चल चुकी है थीम, जब तक सबको मालूम चला है तब तक वो बहुत चल चुकी है, और अब मतलब वो अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वहां से गिरेगी। दैट इज द पॉइंट। और IPOs का जहां तक सवाल है, IPO में देखिए, एक तो लोग सोचते हैं कि IPO is some different category. IPO is also you are investing in a stock in a company. And most people see when IPOs are not in fashion, because ये IPO का एक period आता है when lot of IPOs come, there's lot of demand. तो उस समय it almost never makes sense, because होता ये है कि जो अच्छा IPO, जिसका बिजनेस भी अच्छा है, जिसका प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, वहां आपको अलॉटमेंट मिलता नहीं। बाकी जो होता है वो क्रेजी वैल्यूएशंस पे होते हैं। आप 2021 में वो सब जो फर्स्ट फेज ऑफ न्यू टेक कंपनी सो कॉल्ड आई थी, most of them have not even reached their IPO price, even though from 21 to now the general market has done so well. The other thing is ki how well an IPO does is no indication of how that stock will perform. तो वो तो सब कहानियां सबने सुनी है कि रिलायंस पावर का कितना मैड ये था और फिर वो जीरो हो गया स्टॉक। बट अगर उतना एक्सट्रीम एग्जांपल नहीं भी ले, आप DLF को लो, DLF कंपनी तो चलती रही, पर वो IPO वाला प्राइस 20 साल तक वापस नहीं आया जी। तो ये एक अलग चीज होती है। और ऑन द अदर हैंड, अभी कुछ टाइम पहले किसी जर्नलिस्ट ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि शायद somebody's parent or grandparent was lucky enough to get an allotment in the Infosys IPO. I said you're too young to remember the Infosys IPO bombed. It devolved on the underwriters. And बाद में जब underwriters के लिए वो bonanza बन गया, because it wasn't even 100% subscribed. तो वहां से आई मीन अगेन वही बात है ना, जो रीसेंसी बायस जो होता है ना, कि लेटेस्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो वो स्टॉक अच्छा है, बट वो जो पुराना जो उसका पूरा स्टोरी है, तो IPO इज नेवर अ गुड। IPO के लिए बहुत डिमांड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक लॉन्ग टर्म अच्छा करेगा। राइट। सो द नेम ऑफ द शो इज अ नेटवर्थ शो, राइट जी। इंटेंट ये है कि हम आपसे सिर्फ मार्केट्स के बारे में नहीं, आपके बारे में बात करेंगे, एंड आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी कैसी रही उसके बारे में बात करेंगे। पूछना तो मुझे पड़ेगा, व्हाट इज योर नेटवर्थ? नेटवर्थ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हम लोग कोई साथ में लेके जाएगा नहीं, तो डू यू हैव मच मोर देन यू कैन यूज इन दिस लाइफ टाइम? यस। इन दिस बिजनेस द इनपुट एंड आउटपुट इज मनी, बट फॉर मी द थ्रिल इज इन द लर्निंग। सो मेरे लिए जिस चीज से सबसे ज्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, जिससे सबसे ज्यादा मजा आता है, वो है लर्निंग। If you're passionate about it, you want to learn and you want to be the best in that. Well, money comes as a byproduct. Yeah, true. So आपने again now that we're on talking about you and your portfolio, जी. आप diversification के बारे में बहुत बात करते हो. I think 90% of this podcast has been about that. तो अब आप अपने portfolio के बारे में बता सकते हो. How much of it have you invested in India or abroad, and what does your asset allocation look like? So 70-80% of my liquid investments would be non-India. 70-80%? Yes. Okay. 20% would be fixed income. The rest would be equity oriented. And I'm not including my home in that, but I have not been a real estate investor. I give a lot of importance to liquidity. So जिस भी चीज में इन्वेस्ट करो वो लिक्विड होना चाहिए, उसका रोज का रोज बाजार में भाव होना चाहिए. You should be able to get out. बहुत इन्वेस्टर्स का एक मंत्र होता है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो.
And I have seen you say this in a lot of podcasts that you don't believe in that. So, this one kind of phrase that a lot of investors swear by, आप उसको defy करते हो. What's the logic behind that? लोग बोलते हैं ना कि invest in your circle of competence. I say that's a euphemism for comfort zone. He as an individual, yes, I mean maybe you can pick a couple of stocks कि हाँ ये मतलब I use this product and this is doing well and I buy that. But you're talking of a professional fund manager. No, you cannot say that I will invest only in my circle of competence. Suppose you understand only FMCG and banks. What are you going to do when it's a turn of metals or pharma or something else? So, you cannot, and surprisingly in India, often I've found that let alone smaller entities, but even very large mutual funds are run on the whims and fancies of one or two people. कि उसको बैंक्स अच्छा लगता है या पीएसयू अच्छा लगता है तो वो म्यूचुअल फंड के सब फंड्स में वही होगा, सब स्कीम्स में वही होगा. तो दिस इज नॉट, एंड डिफरेंट थिंग्स कम एट डिफरेंट टाइम्स. अगेन कई बार लोग किताबें भी पढ़ते हैं तो समथिंग विच में इवन हैव बीन ट्रू इन अ पर्टिकुलर मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम डजंट मीन कि वो हमेशा ही सच रहेगी. आप जैसे वो वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट है पीटर लिंच की, उसमें इस तरह की बहुत सारे किस्से हैं कि मेरी वाइफ को इस कंपनी का पैंटीहोज बहुत अच्छा लगता था तो मैंने उसका स्टॉक ले लिया. अब वो एक समय है, वो जो 80 का दशक और कुछ हद तक 90 का दशक जो अमेरिका मार्केट में था उसमें कंज्यूमर ब्रांड्स ने अच्छा किया. लेकिन ये हमेशा का ये थीम नहीं होता कि कंज्यूमर ब्रांड्स ही अच्छा करेंगे. और पीटर लिंच के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उसको मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देती हूँ कि उसने वो ऑफ कोर्स फंड चलाया, 14 साल चलाया एंड इट गेव सुपर्ब आउट परफॉर्मेंस. बट एट द एंड ऑफ दोस 14 years ही क्विट. ही वाज ओनली अबाउट आई थिंक 45 एंड ही क्विट. उसको वो समझ में आया कि वो ये मतलब रेप्लिकेबल नहीं है ये परफॉर्मेंस. तो हिज ग्रेट कॉल वाज दैट कि अंडरस्टैंडिंग कि ये परफॉर्मेंस रिपीट नहीं होगी, अभी हाई पे मैं निकल जाऊं यहाँ से, नहीं तो 45 में कौन रिटायर होता है. तो वो चीजें मतलब आप कई बार जिस चीज के लिए किसी को श्रेय दे रहे हो वो एक्चुअली कुछ और ही होता है. जैसे राकेश झुनझुनवाला है, पीपल थिंक इज अ ग्रेट स्टॉक पिकर. नो, बट वो उस पे किताब आई थी, उसमें मुझे एक लाइन जो सबसे ज्यादा मतलब वो ऑथर ने उस पे एम्फेसिस नहीं दिया था लेकिन मेरे लिए उस किताब का सार एक लाइन थी. राकेश ने बोला कि आई मेड अ लॉट ऑफ मनी इन 1989 to 92, 2003 to 2007 और एक और पीरियड था आई थिंक 2009 to 11 और समथिंग. उसके अलावा बीच में 5-5 साल ऐसे भी थे जहां मेरा पैसा बना ही नहीं. मैंने कहा ये उसकी सुपर पावर थी, ये समझना कि इक्विटी मार्केट में ऐसा भी होता है कि 8 साल का रिटर्न 2 साल में आ जाए और वाइस वर्सा पैसा ही नहीं बन रहा है. हाँ. तो वो जैसे अगर आप भारतीय बाजार में देखें तो सेंसेक्स 1994 से लेके 2003 काफी लंबा समय है, 9 साल का समय, ऊपर नीचे हुआ लेकिन 9 साल बाद वहीं का वहीं था, 0 रिटर्न. और फिर उसके बाद जो 4.5 साल थे उसमें 6 गुना हो गया. लेकिन वही है कि आप कंपाउंडिंग का जो आपको नजर आता है और जो लोग निवेशित नहीं रहते हैं. म्यूचुअल फंड का सेबी का डेटा है कि majority investors, more than 50% of investors don't remain invested for even 2 years. उस 2 साल से भी पहले निकल जाते हैं. अभी एक म्यूचुअल फंड का मेरे ख्याल 25 साल हुए या कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने देखा तो उनके ओरिजिनल इन्वेस्टर्स में से खाली 23 बचे हैं. आप हमें ऐसे काफी सारे फैक्ट्स बता रहे हो that we are not. I am a data driven person. I can tell. Our theme is in data we trust. कहानी मत बताओ, डेटा बताओ. कहानी are very seductive. So one other thing your investors should remember, stories are seductive for human beings. बट मार्केट को कोई लेना देना नहीं है स्टोरी से. मार्केट को इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि किस भाव पे आपने कौन सा स्टॉक खरीदा. ये एक और ट्रैप होता है. लोग बोलते हैं कि ये इस भाव पे खरीदा था, वहां वापस आएगा तब उससे निकलेंगे. क्यों? मार्केट को कोई लेना देना नहीं है और आपके बैंक अकाउंट को भी कोई लेना देना नहीं है कि वो पैसा आपने वापस उसी स्टॉक से कमाया या किसी और से. अब वो 100 वाला 60 हो गया तो अब आज कहाँ आपको निवेशित होना चाहिए वो वहां करिए, ये नहीं कि वो जब 100 होगा तब निकलेंगे. सो देयर आर मेनी थिंग्स जहां आपका दिमाग आपको एंट्रैप करता है. राइट. ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा है ना, आपने इतना बार मेंशन कर दिया दैट यू आर अ पर्सन हु लव्स लर्निंग. मैं जैसे हूँ, मैं बड़ी न्यू मार्केट्स में. आप मुझे ये बताओ कि मैं स्टॉक मार्केट में सही लर्निंग कहाँ से शुरू करूँ, स्पेशली बिकॉज राइट नाउ इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है.
हर किसी के पास 10 एडवाइस है देने के लिए कि 3 थिंग्स यू शुड डू इन द स्टॉक मार्केट. बहुत वीडियोस है ऑन द इंटरनेट. आई हैव मेड सच वीडियोस ऑन द इंटरनेट, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, सिंस यू लव लर्निंग सो मच, कौन से राइट सोर्सेज हैं, क्या राइट तरीके हैं टू लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट? एक तो किताबें ही हैं. इनफैक्ट ये मेरी किताब में लास्ट चैप्टर ये है कि बुक्स यू शुड रीड. एंड अगर आपको बेसिक्स नहीं मालूम है फाइनेंस के और हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट एंड ऑल दैट, तो उसके लिए आपको जिस तरह से भी सुविधा हो, आप तो इवन यूनिवर्सिटी कोर्सेज आर अवेलेबल फ्री. तो वो आप पढ़िए, वहां से सीख लीजिए बेसिक्स. देन देर आर अदर कैटेगरीज. सो आई मीन, एज आई सेड, आई मेंशन्ड ऑल द कैटेगरीज. लाइक रीड द हिस्ट्रीज ऑफ कंपनीज and interestingly written books, whether it is Shoe Dog on Nike, or as I mentioned the Tanish story, और Amazon पे किताबें हैं. तो आपको पता लगेगा कि किसी भी कंपनी की ट्रेजेक्टरी इतनी स्मूथ नहीं होती है. इवन द सक्सेसेस, बहुत क्राइसिस आती है. मतलब एप्पल, Amazon, टेस्ला, ऑल दीज केम क्लोज टू बैंकरप्सी मल्टीपल टाइम्स. ये लोग भूल जाते हैं. ये भूल जाते हैं कि एप्पल लिस्टिंग के 20 साल बाद तक उसने कोई रिटर्न नहीं दिया. 17 साल बाद एग्जैक्टली उसी प्राइस पे था. 20 साल बाद भी कुछ 2-3% रिटर्न था, जबकि उस समय वहाँ बैंक डिपॉजिट पे ही 8-9% मिलता था. तो ये सब कहानियां बन जाती हैं कि बिकॉज सिंपल स्टोरीज आर इजी. तो वो, और एक चीज एज आई सेड कि वो सब फिर भी सीखना आसान है. नंबर्स कैसे, अपने दिमाग पे काबू पाना और अनुशासन वो ज्यादा मुश्किल है. तो वो चीज को भी समझिए, बिकॉज योर ब्रेन हैज नॉट इवॉल्व फॉर टू बेनिफिट योर पोर्टफोलियो. योर ब्रेन इज इंटरेस्टेड इन ओनली 2 things, सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन. सो एट टाइम्स इट इज एक्टिवली वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो वो डैनियल कानामान को मैं अपना गुरु मानती हूँ इसमें, टू अंडरस्टैंड दीज मेंटल बायसेस एंड रैंडमनेस. But a simpler book to understand that is The Art of Thinking Clearly. हमने HDFC, Amazon, we've talked about all the successful stock picks. क्या कोई ऐसे भी picks रहे हैं आपके that you were very confident about? You were like, इसमें तो I know this is going to go big, but it did not. And वो learning process कैसे था, उससे deal कैसे किया, and how did that help you become a better investor? Actually वो refine करते हो आप अपने system को. पहले जैसे वही इनकम स्टेटमेंट आप देखते थे, फिर कैश फ्लो को थोड़ा ध्यान से देखने लगे, रिटर्न्स को ध्यान से देखने लगे. ईच टाइम यू हैव, और फॉर दैट मैटर यू फाउंड दैट इन शुरू के 4-5 साल खाली फंडामेंटल्स देखे. फिर देखा कि कई बार आप मिस कर जा रहे हो कोई चीज़ कि आपको अच्छी लगी लेकिन वो थोड़ा और गिरी ऊपर जाने के पहले. या फिर यही जैसे IT सर्विसेज था कि लग रहा है ओवर वैल्यूड है पर चलता ही जा रहा है. तो वहाँ शॉर्ट करके सीखा कि नहीं, ये नहीं करना है. तो थोड़ा आपने मार्केट टाइमिंग सिस्टम्स भी ऐड किए उसमें. लेकिन मार्केट टाइमिंग सिस्टम या टेक्निकल या जो भी आप कहें, मतलब बहुत 20-22 साल हो गए उसको रिफाइन करते हुए. लेकिन मेरा टेक अवे ये है कि स्टैंड अलोन वो सिस्टम्स आपको रिटर्न नहीं देते हैं. दे ओनली हेल्प यू टाइम योर फंडामेंटल पिक्स बेटर. Even today, I mean, people sometimes tell me, I want to meet, but it's within market hours. I said, I do not watch market day to day because most everyday movement in markets are random. ये एक और चीज आपके निवेशकों को समझ लेनी चाहिए कि दिन भर बिजनेस टीवी देखना इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. और हमेशा समझिए कि ये टेलीविजन है, ये न्यूज़पेपर है, उनको अपने घंटे भरने हैं, उनको अपना पेपर भरना है. तो वो जो भी मार्केट ऊपर जाएगा उसके लिए भी बहुत अच्छे कारण है, नीचे गया उसके लिए भी बहुत अच्छे कारण है. आपको इसमें अपना समय नष्ट नहीं करना है. ना ही समय नष्ट करना है डिस्कशन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में. अगर काम करना है तो फिर शांति से बैठ के ठीक से काम करिए. तो वो मेरे लिए उस चीज़ का बहुत ज़्यादा कभी एक्साइटमेंट या थ्रिल रहा नहीं. मेरा एक्साइटमेंट या थ्रिल यही था कि समझना है चीज़ को, एकदम जड़ तक जाना है. एंड लॉन्ग टर्म अगेन डजंट मीन बाय एंड फॉरगेट अगेन, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मीन बाय लॉन्ग टर्म. बट ऐसा डे टू डे ट्रेडिंग का. और दूसरी चीज़, ये सब जो कोर्स बेच रहे हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर उनको पास ये कोई जादू की छड़ी होती जिससे उनको पता रहता कि क्या करना है, तो वो आपसे क्यों 5,000 और 10,000 रुपया ले रहे हैं. तो वो तो जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात है, दिन का 1% ही तो कमाना है. मैंने कहा जो दिन का 1% कमाता है ना, वो 1 साल में 7.5 गुना अपना पैसा कर लेगा. तो वो 1 करोड़ से चालू करेगा तो वो 5 साल में उसके पास 20,000 करोड़ होंगे. तो वो आपको क्यों सिखा रहा है 5,000 रुपए में, अगर उसके पास ये ऐसा कुछ है. तो ये तो सब मतलब दिस इज ऑल कंप्लीट नॉनसेंस. So now for this question,
You are no longer Devina. You are now Aditi. And Aditi की उम्र 24 साल है. हाँ जी. And Aditi को हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं. अब अदिति के पास फुल फ्रीडम है, वो जैसे उसको इन्वेस्ट करना चाहे, स्पेंड करना चाहे, सेव करना चाहे, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स विद दैट मनी. अदिति के पास अभी भी देवीना का सारा ज्ञान है. हाँ जी. तो अब अदिति क्या करेगी? किसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है कि आपको खाली अपने पे खर्चा करना है और आप कहाँ रह रहे हो, आपको कितना खर्चा करना है, ये तो बहुत इंडिविजुअल चीज़ होती है. जी. कई बार लोग मुझे ये कहते हैं कि अभी नौकरी करनी शुरू की है तो ज़्यादा सेविंग नहीं हो पा रही है, तो कैसे निवेश शुरू करें. तो मैं कहती हूँ कि अभी आपसे जितना निवेश हो सकता है, आप अपनी सैलरी का 20% नहीं सेव कर सकते, 5% कर सकते, तो 5% सेव करिए तनख्वाह का. लेकिन अगले साल जो इंक्रीमेंट मिलेगा उसका 70% करिए. तो एटलीस्ट मेक दैट कमिटमेंट, सो दैट, बिकॉज अदरवाइज तो आप खर्चे तो हमेशा बढ़ा ही सकते हैं. बैलेंस करना पड़ेगा कि आपको कितना अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रखना है, बाद के गोल्स के लिए रखना है, और कितना, और खर्चा भी जो कर रहे हैं ये सोच के ये ज़रूर सोचिए कि आपको किस चीज़ में संतुष्टि मिलती है, ये नहीं कि दुनिया आपसे क्या कह रही है. अगेन ये भी बहुत हार्ड कोडेड चीज़ होती है, बिकॉज इंसान बिलोंग करना चाहता है. ट्रू. तो जैसे मुझे तो मतलब ये सब, अब जैसे ब्रांडेड बैग है, ये सब में कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा. किताबें खरीदने में मैंने कभी कटौती नहीं की. तो मैं वही बोलती हूँ, बेस्ट SIP तो मेरा वही रहा कि इवन 90 में कि वो महीने का 10,000, 12,000, 20,000 भी किताबों पे खर्च किया, वो अच्छा SIP रहा. लेकिन हर एक का, लेकिन ट्रैवल में मुझे इंटरेस्ट था, ट्रैवल में करती थी. तो वो हर एक का, आप वो सोचिए कि आपको किस चीज़ में संतोष मिल रहा है. दुनिया को दिखाने के लिए मत करिए. तो जो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उस पर खर्चा करिए. So ma'am, 30 years of experience, जी, being a market pioneer in not just one aspect but so many, author and I mean so many accomplishments. अगर मैं एक ऐसे इंसान से किसी नए इन्वेस्टर के लिए एक thumb of rule मांगूं, like you know, just like one advice that would probably up their investing game, what would that be? Asset allocation, risk management and global diversification. Very simple, and I think काफी easy है ये. I was thinking about this कि every time that I hear advice like that, I think यार ये तो कितना simple है ना. मतलब as I say, good investing is boring. कई बार लोग बोलते हैं कि मैडम आप रिपीट करती हैं सेम चीजें. हमने कहा हर 2 हफ्ते पे कोई एडवाइस बदलती नहीं है. True. The good advice is don't use equity investing for entertainment, and do the right things, which is steady and boring. Right. I think that was a brilliant conversation, and thank you so much for coming here and giving me your time. And you too. I hope आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो. आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. अब मैं आपसे मिलूंगी अगले ट्यूसडे on a new episode of the Net Worth Show. So take care until then. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.